अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई मेरे यूट्यूब के पढ़ने वाले। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं फ़िज़िक्स में न्यू टॉपिक शुरू करने वाला हूँ जो कि है टेंशन इन द स्ट्रिंग। टेंशन बेसिकली एक फोर्स है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में लगती है जब किसी चीज़ में खिंचाव पैदा आता है। जैसे हमने कोई वायर से हमने कोई मास्क लटका दिया तो उसमें से क्या खिंचाव आएगी, ऊपर नीचे होता रहेगा। जो ऊपर जा रही होगी अपवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन हो रहा होगा फोर्स का, वो आपके पास टेंशन होगी। और जो नीचे जो वेट क्या हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है वो हमेशा आपके पास क्या होगी, आपके पास वेट होगी जो कि डाउनवर्ड एक्ट करेगी। जो उसके अपोजिट जो फोर्स लगेगी जो कि स्ट्रिंग लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ, ये ऊपर खींचता रहे और नीचे भी खींचता रहे। अगर ऊपर ही ढीला छोड़ दे तो सारी फोर्स क्या नीचे से गिर गई, ऊपर भी कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी ना उसको खींचने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए कि वो नीचे ना गिर जाए। और ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैं आपको गौर से दिखा दूँ, ये देख सकते हैं आप। इसके दो केसेस होते हैं, हम दोनों केसेस को स्टडी करेंगे वन बाय वन। पहला केस क्या है कि जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैंग हुई हुई हैं। एक पुली है फ्रिक्शनलेस मतलब स्मूथ पुली, इसमें कोई रगड़ नहीं है। जब हमने दो वायर से दो बॉडीज़ को अटैच कर दिया वर्टिकली, क्योंकि हमारे पास केस यही है कि दोनों बॉडीज़ को हमें क्या वर्टिकली हैंग करना है, तो हमने इसको हैंग कर दिया। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं, एक को हमने M1 नाम दे दिया, एक को हमने M2 नाम दे दिया। और ये हमने ऊपर लिख दिया डायग्राम के ऊपर जो M1 है वो बड़ा है M2 से। और अपवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, दोनों पे T लग रही है। और डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, वेट लग रही है। एक को W1 नाम दे दिया, एक को W2। और इसका फॉर्मूला M1G होता है और इसका फॉर्मूला M2G होता है। एक बॉडी को A नाम दे दिया, एक बॉडी को B नाम दे दिया। बॉडी के नेम से कुछ भी नहीं पता होता है, कुछ भी देख सकते हैं। असल आपको मास पे गौर करना होगा, ये मास कौन सा भरा है, किस बॉडी का भरा है, उसको हमें M1 लेना है। किस बॉडी का छोटा है उसे हमें M2 लेने। इस चीज़ पर आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। और एक्सेलरेशन क्या प्रोड्यूस होगी, इधर क्या है, M2 कम था तो वो ऊपर खींच पा रही थी, फोर्स ज़्यादा लग रही थी ऊपर, इसका मतलब फोर्स को ज़्यादा लगा रही है बरकरार रखने के लिए। तो इसमें क्या एक्सेलरेशन क्या अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाएगा और टेंशन भी क्या अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, जबकि वेट क्या आपके पास डाउनवर्ड एक्ट करेगा। इधर बी बॉडी पे क्या होगा, टेंशन ग्रेटर होगी वेट से, क्योंकि टेंशन ज़्यादा फोर्स लगा रही है उसको बरकरार रखने के लिए। भले वो स्मॉलर मास लगा तो वही फोर्स लग रही है ना, कॉमन सेंस की बात है। वो ऊपर है तो क्या मतलब टेंशन ही ज़्यादा फोर्स लगा रही होगी ना ऊपर वाली फोर्स, जब ही तो वो ऊपर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, उसका हमें कोई लेना देना नहीं है। जो भी बॉडी ज़्यादा ऊपर एक्ट करेगी उस पर क्या टेंशन ज़्यादा होगी और वेट कम होगा। या यूँ भी समझ सकते हैं जिसका मास कम होगा उसमें हमेशा टेंशन ज़्यादा होगी, और जो वेट जो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है वो हमेशा कम होगा टेंशन से, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। आप इस पर आ जाइए, इसमें क्या टेंशन ऊपर की तरफ लग रही है और M1 क्या बड़ा है आपके पास, तो इधर क्या वेट बड़ा हो जाएगा आपके पास टेंशन के, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। और एक्सेलरेशन भी कहाँ प्रोड्यूस होगा, जहाँ पर ज़्यादा फोर्स लग रही है वहाँ ज़्यादा खिंचाव पैदा हो रहा है ना, या नीचे की तरफ खिंचाव पैदा हो रहा है, तो आपके पास एक्सेलरेशन भी कहाँ प्रोड्यूस होगी, डाउनवर्ड प्रोड्यूस होगी, जो कि W1 = M1G है। आप इसकी एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। हमने दो बॉडीज़ को कंसीडर करा, कौन कौन सी, A एंड B, आप देख सकते हैं डायग्राम में, जो कि डिफरेंट मासेस है। एक को हमने M1 नाम दे दिया, एक को हमने M2 नाम दे दिया। फिर नीचे आ जाइए, M1 बड़ी है M2 से, और इसमें हमें कौन कौन से वेरिएबल नोन है आपके पास, M1 भी पता है आपको, M2 भी पता है आपको, W2 भी पता है, W1 भी पता है हमें। बस क्या नहीं पता हमें, A नहीं पता और T नहीं पता। इन जो वेरिएबल की वैल्यूज़ पता है उसी के ज़रिए हम A और T की वैल्यू निकालेंगे। जो वेरिएबल नोन है हम उसी की मदद से क्या निकालेंगे, टेंशन की वो वैल्यू निकालेंगे, और एक्सेलरेशन जो कि डाउनवर्ड और अपवर्ड बेस करेगी। और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन
टेंशन पे डिपेंड करेगी, डिपेंडेंट है कि टेंशन ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी उसी डायरेक्शन में होगी जहाँ टेंशन लग रही होगी, खिंचाव जो पैदा हो रहा होगा। यहाँ पर जहाँ पर टेंशन कम होगी उसके अपोजिट हमेशा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जो कि ए है और जो कि ए बॉडी पर लग रही है। इसमें हमें टी मालूम करना है और ए मालूम करना है, जो कि वेरिएबल नोन है उसकी मदद से हम मालूम कर सकते हैं। पहले एक इक्वेशन से हम ए निकाल देंगे क्योंकि सब वेरिएबल नोन होंगे। जब टेंशन की बारी आएगी उसमें भी सब वेरिएबल नोन होंगे, टेंशन का निकाल देंगे उसमें। फिर एक्सेलरेशन निकालते हुए ना तो टेंशन का काम हो सकता है वो देखेंगे, लेट्स सी, और टेंशन में भी देखेंगे एक्सेलरेशन का काम है या नहीं है। अब एक्सप्लेनेशन में आ जाइए। ग्रेटर देन m2 यहाँ तक पढ़ा दिया था मैंने, जो कि अटैच हुए में स्ट्रिंग के किनारे से एक कोना है ना, स्ट्रिंग का धागा कह रहे हैं, रस्सी कह रहे हैं, कुछ भी, उसके एक किनारे से एक मास अटैच है और दूसरी स्ट्रिंग के एक किनारे से, नीचे वाले किनारे से दूसरा मास मौजूद है। दोनों को m1 और m2 नाम दे दिया। और m1 क्या है, हमेशा बड़ी होगी m2 के, जो कि केस 1 की रिक्वायरमेंट है हमेशा। अभी तो टेंशन एक में बड़ी हो, एक में ज़्यादा होगी, एक में छोटी होगी, जब भी तो हमने बड़ा छोटा रखा है ताकि हम फ़र्क तो पैदा कर सकें कि किस में। अगर दोनों में बराबर रख देंगे मास, हमें तो पता ही नहीं चलेगा, हम तो इक्वेशन ही नहीं बना सकेंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगी सेम सेम। जब भी तो हमने दोनों को बड़ा बड़ा रखा है, बड़ा और छोटा रखा है। और ये वेरिएबल से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता कि m1 ही बड़ा है और m2 ही छोटा है। लेकिन आपकी बुक में m1 और m2 है, जो कि फर्स्ट ईयर की न्यू बुक है, तो आप उसमें ये वेरिएबल यूज़ करेंगे। अपनी मर्ज़ी से झाड़ने की ज़रूरत नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होने की ज़रूरत नहीं है। फिर अटैच हुए में टू द एंड ऑफ द स्प्रिंग से फिर आ जाइए, विच पासिस ओवर द फ्रिक्शनलेस पुली सच दैट बोथ द बॉडीज मूव वर्टिकली, जो कि पास हुई हुई हैं फ्रिक्शनलेस पुली। जिस धागे से हमने दो बॉडीज़ को अटैच किया हुआ है वो धागा फ्रिक्शनलेस पुली से पास आउट हो रहा है, और जिसके एक किनारे पे m1 मास लटकाए हुआ है और दूसरे पे m2, जो कि बॉडीज़ हैं ए एंड बी, जो कि वर्टिकली हैंग हो रही हैं, जो कि डायग्राम में शो है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी में, दोनों बता दिया था कि डाउनवर्ड कब प्रोड्यूस होगी एक्सेलरेशन और अपवर्ड कब प्रोड्यूस होगी। और टी क्या टेंशन है, जो कि हमेशा स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगी जब भी उसके साथ मास लटकाया जाएगा। कोई भी चीज़ लटकाई जाएगी, जब तक किसी चीज़ धागे वगैरह स्ट्रिंग पे कोई चीज़ नहीं लटकाई जाएगी उसमें तनाव नहीं पैदा होगा कि ऊपर की तरफ खींचे। जाहिर सी बात है, जब कोई लटकाया जाएगा जब भी तो दो अपोजिट फोर्सेस लगाएंगी कि ऊपर खींचे नीचे खींचे, जब भी तो टेंशन प्रोड्यूस होगी। और टेंशन की हमेशा डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, चाहे कम लग रही हो चाहे ज़्यादा लग रही हो। दोनों जो बॉडीज़ में टेंशन हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी। और एक और जो फोर्स होती है वो नॉर्मल वो वाली फोर्स होती है, अपवर्ड फोर्स होती है, वो बिल्कुल अलग होती है, नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। वो अलग फोर्स होती है, टेंशन अलग फोर्स होती है, और जो डाउनवर्ड जो एक्ट करती है वो अलग फोर्स होती है। आप इसकी डेरिवेशन के लिए आ जाइए। बॉडी ए के लिए हमने क्या क्या चूज़ करा था कि बॉडी मूव्स कहाँ कर रही थी, डाउनवर्ड। इसका मतलब क्या, W1 बड़ा है T से, बता दिया था मैंने डायग्राम में। तो नेट फोर्स हमें क्या, नेट फोर्स निकालनी होगी कि टोटल फोर्स कितनी, टोटल फोर्स कैसे निकलेगी, तो W1 में से T माइनस कर देंगे तो इतनी टोटल फोर्स आ जाएगी। क्या हमें डेरिवेशन बनानी, जब तक टोटल फोर्स नहीं आएगी उसके फॉर्मूले में नहीं तोड़ेंगे, इक्वेशंस नहीं बनेगी। इक्वेशंस नहीं बनेगी तो उसको ऐड सब्सट्रैक्ट करके कैसे हम T और A निकालेंगे। जब भी हम इक्वेशंस बनाते हैं, ये सब सिचुएशन बनाते हैं ताकि हमें जो वैल्यूज़ निकालनी है वो आसानी से निकल जाए। यहाँ पर हमें किसकी वैल्यूज़ निकालनी है, एक्सेलरेशन और टेंशन की वैल्यूज़ निकालनी है। तो नेट फोर्स आपके पास बराबर हो गया W1 माइनस T के, फिर F1 इक्वल टू W1 माइनस T के, फिर फॉर्मूले में तोड़ दिया, इसको खोल दिया, मतलब एक ही बात है। फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, ये 1 है तो 1 ही रहेगा क्योंकि एक्सेलरेशन तो एक ही है ना, हम दोनों बॉडीज़ में एक ही एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं ना। हाँ, बॉडी बी में क्या हो जाएगा आपके पास, टेंशन बड़ा हो जाएगा आपके पास W2 से,
फिर नेट फोर्स जो है आपके पास क्या हो जाएगी, T-W2 के। फिर इसको फॉर्मूले में खोल दिया, F2 लिखा, T-W2 लिखा। फिर इसको फॉर्मूले में कैसे खोला, M2 है क्योंकि 2 है। और ये हम दोनों केसेस में हम दोनों बॉडीज़ के लिए ए ही वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं, A1 और A2 नहीं यूज़ करते, ताकि हम आसानी से ए निकाल सकें। वरना A1 A2 आ जाएगा तो ऐसे ही एक एक्सेलरेशन निकालेंगे। वेरिएबल सोच समझ के भी रखने हैं, चाहे वो अपनी मर्ज़ी से रखने हो चाहे बुक वाले रखने हो। ये नहीं कि कुछ भी उठा के रख दिए। सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि क्या वेरिएबल चाहिए, कौन से रख सकते हैं, कौन से नहीं रख सकते। हवा में नहीं रख दीजिएगा कि कुछ भी रख दो। समझ में आई बात। अब एक्सेलरेशन किस तरह निकालेंगे, दूसरी इक्वेशन बन गई। पहली जो इक्वेशन बनी थी आपके पास, इसको प्लस कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में, तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी। ये हमने लिखा फॉर एक्सेलरेशन एडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 आपके पास क्या है, m1a इक्वल टू m1g माइनस टी के, फिर m2a इक्वल टू t माइनस m2g के। अब ये देखो कट हो रही, पूरी वैल्यू नहीं कट हो रही, सिर्फ t की वैल्यू कट हो रही है। माइनस का t है, प्लस का t है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर m1 है प्लस m2 है, ये पूरी वैल्यू इसलिए नहीं कट हो रही क्योंकि साइन अपोजिट है और बात वेरिएबल भी अपोजिट है। पहले तो साइन देखते हैं, फिर साइन अगर सेम है तो फिर वेरिएबल देखते हैं, वेरिएबल सेम है तो फिर कट होते हैं। इधर ना तो साइन सेम है या ना तो वेरिएबल सेम है, सिर्फ एक टी जो है सेम है और साइन अपोजिट है तो कट हो जाएगा आपके पास। फिर आपने m1a लिखा प्लस m2a लिखा। इधर क्या बचा, हमने तो टी को कैंसिल कर दिया था तो m1g बचा माइनस m2g बचा। इधर हमने a को कॉमन ले लिया, m1 ब्रैकेट में क्या आया m1 प्लस m2 इक्वल टू, यहाँ से हमने g को कॉमन ले लिया। ये कौन सा फैक्टराइजेशन चल रही है, हम कॉमन इसलिए लेते ताकि हम आसानी से वैल्यूज़ निकाल सकें। कॉमन ही नहीं लेंगे तो कैसे वैल्यूज़ निकलेगी, जब भी तो फैक्टराइजेशन मेथड निकला है। फिर एक्सेलरेशन की कैसे वैल्यू निकालेंगे, a को यहीं पे रखेंगे, फिर m1 प्लस m2 को डिवाइड में भेज देंगे। जी आप शुरू में लिखें बाद में लिखें, बात एक ही बात में लिख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब टेंशन में आ जाइए, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, m1 है डिवाइडेड बाय m2 है, m1g माइनस टी माइनस m2g। ए से कैंसिल हो गया आपके पास। एक्सेलरेशन के लिए हमेशा हम ऐड करेंगे, टेंशन के लिए हमेशा हम डिवाइड करेंगे। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर के हवाले से। तो हम कहाँ पर थे, यहाँ पर हमने डिवाइड के फॉर्म में लिख दिया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, ए से कैंसिल हो जाएगा, m1 अपॉन m2 हो जाएगा। इधर m1g माइनस टी माइनस m2g, टी इधर फिर टी से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि डिवाइड में अगर प्लस में होता तो कैंसिल हो जाता। यहाँ पर ना तो साइन सेम है ना तो वेरिएबल सेम है। डिवाइड में हमेशा ऐसे कैंसिल नहीं होते, सिंगल में चाहे वो मल्टीप्लाई है बीच में प्लस है एलसीएम की फॉर्म में या ऐसी डिवाइड की फॉर्म में, हमेशा वेरिएबल और साइन सेम होने चाहिए। इधर तो कुछ भी सेम नहीं, मैंने ऊपर भी यही चीज़ आपको बताई थी। और ये हमेशा याद रखिएगा, फिज़िक्स के अलावा भी कहीं पे भी आ सकती है, बेसिक रूल है आपको याद रखने का। अब यहाँ पर तो कोई और चारा नहीं नज़र आ रहा तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा आप कमेंट में पूछ सकते हैं कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आई, तो मैं आपको रिप्लाई करूँगा फ़ौरन ही उसी वक्त। तो ये आगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टी माइनस m2g को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1 से, और m2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, m1g माइनस टी के। इसको मल्टीप्लाई करके जो भी आएगी वो वैल्यूज़ निकाल देंगे। फिर इधर क्या है, जो सेम वेरिएबल थे उसको हमने टी की एक जगह वैल्यू कर दी और जो जी की वैल्यू थी उसको एक जगह कर दी ताकि हम प्लस वो कर सकें, हम सेम कर दें। और इधर क्या डिफरेंट है, या यूँ कह लें कि टी की एक जगह वैल्यू कर दी, जी की एक जगह वैल्यू कर दी, टी को कॉमन ले लिया, m1 m2 निकाल लिया क्योंकि हमें टी चाहिए। जब भी हमने टी को क्या करा, कॉमन ले लिया और m1 प्लस m2 ब्रैकेट में आ गया। इधर क्या दोनों सेम वेरिएबल्स हैं तो इन दोनों को ऐड कर दिया क्योंकि बीच में प्लस का साइन है। फिर टेंशन की किस तरह वैल्यू निकलेगी, t इक्वल टू 2m1 m2g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपके पास टेंशन की वैल्यू
निकल आई। तो आपके पास एक्सेलरेशन की वैल्यू इस तरह आई ऐड करने से, और टेंशन की वैल्यू किस तरह आई आपके पास, डिवाइड करने से आई आपके पास। और ये कोई और भी मेथड से कर सकते, सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो भी मेथड है, अगर आपको नॉलेज के लिए आप कोई से भी मेथड से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन पेपर में आप यही वाला मेथड लिखिएगा क्योंकि बुक में यही है और वो नंबर बुक वाले ही मेथड के मिलते हैं, वैसे मेथड कोई गलत नहीं है। ये डायग्राम देख लीजिए, ये भी केस 1 के मुतालिक है, ये आप सॉल्व करिएगा। मैं आपको टास्क दे रहा हूँ होमवर्क में, मुझे सॉल्व करके बताइएगा कमेंट में कि क्या आंसर आया, ए और टी की वैल्यू क्या आई, कमेंट में बताइएगा। और अगर आपको मुताल्लिक़ कोई सवाल है केस 1 में जो अभी मैंने डेरिवेशन समझाई है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और ये जो डेरिवेशन नेक्स्ट है ये आप सॉल्व करिएगा, आंसर बताइएगा क्योंकि पेपर में आ चुकी है ऐसी भी। होप यू अंडरस्टैंड वीडियो। तो इस वीडियो के लिए इतना है, फिर नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब माई चैनल।